मैं अब आप लोगों के साथ ना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ जो इंटरनल ट्रेड है, और इसका पार्ट 1 है। इसमें जितना भी हम उसको पढ़ते हैं ध्यान से सुनना। इंटरनल ट्रेड होता क्या है? इंटरनल ट्रेड आप छोटी क्लास मतलब छोटे स्टार्टिंग के चैप्टर आपने पढ़ा था भाई। खरीदना बेचना गुड्स एंड सर्विस का एक कंट्री के अंदर ही, होम ट्रेड भी कहा जाता है। देश है, देश के अंदर किसी भी चीज को खरीद रहे हो बेच रहे हो, इंटरनल ट्रेड है। एग्जाम्पल, गुड्स को इनसाइड इंडिया दिल्ली से मुंबई पंजाब से राजस्थान भेजते हैं, इंटरनल ट्रेड है। फायदा क्या होता है? आपकी इंडस्ट्री ग्रो करती है, ठीक है ना। आपके जो कंज्यूमर है उनको खाना मतलब गुड्स मिल जाता है, आपके प्रोड्यूसर और कंज्यूमर कनेक्ट हो जाते हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार में मिलता है। तो इंटरनल ट्रेड का फीचर क्या है? ट्रेड विद इन बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, एक देश के अंदर ही कंट्रीज में ट्रेड चल रहा है। तो अगर बाहर हो जाती तो एक देश से दूसरे देश होता तो फॉरेन ट्रेड हो जाता। फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, इसमें कोई टैक्स वैक्स नहीं लगता, आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्य में फ्री मूवमेंट हो जाती है। और आपका इंडियन रुपीज लोकल करेंसी में डील होता है। और स्पेशल कानून बना रखा है इसका, अगर डिस्प्यूट्स हो गए कोई तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट होता है, उसके तहत आप चीजों को सही कर लेते हो। इंटरनल ट्रेड्स के टाइप्स की अगर हम बात करूं तो किस तरीके का? अगर हम रिश्तेदारी के हिसाब से बात करें तो डायरेक्ट ट्रेड है, मतलब डायरेक्ट कंज्यूमर को भेज दिया, प्रोड्यूसर ने डायरेक्ट कंज्यूमर को भेज दिया। इसके फायदे क्या है? कोई इसके अंदर आपको स्केर्सिटी नहीं है, मतलब मिडल मैन कभी कभी होता है ना, आपका प्राइस वाइस बढ़ा देते हैं या फिर दिक्कत हो जाती है, वो सब नहीं है। दूसरा, ओरिजिनल गुड्स कंज्यूमर को डायरेक्ट मिलता है क्योंकि बनाया बेचा, ठीक है ना। डबल प्रॉफिट मिलता है प्रोड्यूसर को, क्यों? क्योंकि उसको बिचौलिए को नहीं बेचना, डायरेक्ट खुद प्रॉफिट मिल जाता है। उसके बाद लोअर प्राइस मिलता है कंज्यूमर को भी सस्ते दाम में मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 10 रुपए का बनाए, मतलब 10 का बेचना चाहते हो, आपने इसमें अपना 2 रुपए का प्रॉफिट ऐड करा। अब आप क्या करते हैं, इसको किसी और को बेचते 15 में, फिर उसके बाद आप कंज्यूमर को बेचते हैं 20 में। तो आपने क्या करा, इसको 10 को डायरेक्ट आपने 16 ऑफर कर दिया। तो आप ऑलरेडी 2 का कमा रहे थे, अब आप 6 और कमा रहे हो, डबल प्रॉफिट हो गया एक तरीके से। और कंज्यूमर को भी फायदा है, 20 में मिलता, अब किससे मिल गया? 16 में 4 का फायदा। मिडल मैन मार्जिन जो है ना वो उससे प्राइस कम हो जाता है, और कैश सेल्स उधार का रिस्क भी खत्म हो जाता है। एक होता है बेटा, ये तो हो गया क्या कहता है रिलेशनशिप के हिसाब से डायरेक्ट ट्रेड। एक होता है इनडायरेक्ट ट्रेड, जहां पे प्रोड्यूसर होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर फिर कंज्यूमर को। तो ये 3 मेथड होते हैं इसके अंदर। एक तो होलसेलर के जरिए बेचा डायरेक्ट, मतलब प्रोड्यूसर ने डायरेक्ट होलसेलर को दे दिया, या प्रोड्यूसर ने डायरेक्ट रिटेलर को दे दिया, या एजेंट के थ्रू बांट दिया। कुछ एजेंट होता है ना घरों घरों में जा जाके कि देखो मैं आपको ये बेचने आया हूँ, इस तरीके से। होलसेलर जनरली रिटेलर को बेचता है और रिटेलर फिर कंज्यूमर को बेचता है। अगर आप रिटेलर को बेच रहे हो डायरेक्ट, तो रिटेलर फिर जैसे स्पेशली पेरिशेबल गुड्स होते हैं ना वो बेचते हैं, सब्जियां वब्जियां हो गई जो जल्दी खराब हो जाते हैं, वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर रिटेलर को देता है, उसे होलसेलर को नहीं देगा। समझ रहे हो? होलसेल जैसे सब्जी आती है ना सब्जी बाजार में, तो वो रिटेलर ट्रेड का होता है एक तरीके से। एजेंट के थ्रू, जहां पर गुड्स आप एजेंट के थ्रू, ब्रोकर या कमीशन के थ्रू आप इसको बेचते हो। तो ये तो हो गया भाई डायरेक्ट ट्रेड और इनडायरेक्ट ट्रेड। लेकिन इन रिलेशनशिप के बेसिस पे है, क्या रिलेशन है बेचने वाले और खरीदने वाले के बीच में। लेवल के हिसाब से बात करें, लोकल लेवल जैसे आप अपने सिर्फ गांव में, अपने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट करोल बाग के अंदर ही व्यापार कर रहे हो, तो इस तरीके से ज्यादातर दूध, सब्जियां, फ्रूट्स, ये डेली यूज आइटम, ये सब इसके अंदर चलते हैं। स्टेट लेवल ट्रेड होता है, जो राज्यों में ट्रेड करते हैं, ग्रेन्स, दाल हो गए, बर्तन वर्तन हो गए, जो स्टेट के अंदर पूरा चलता है ट्रेड, सिर्फ पूरे एक राज्य के अंदर। समझ रहे हो? फिर एक होता है नेशनल लेवल, जैसे आप एक राज्य से दूसरे राज्य में भी व्यापार करते हो। जैसे इसके अंदर ज्यादातर शुगर, कपड़े, मशीन, ये सब हो सकती है, होने को बहुत सारी चीजें हो सकती है। अच्छा, क्वांटिटी के हिसाब से अगर आप व्यापार की बात करोगे इंटरनल ट्रेड, तो एक होलसेल ट्रेड होता है और एक रिटेल ट्रेड, जो भारी मात्रा में प्रोड्यूसर से खरीदते हैं और छोटी छोटी मात्रा में फिर रिटेलरों को बेचते हैं। होलसेलर समझते हो ना, एक भारी मात्रा में सामान खरीदा, और रिटेलर जो एक एक यूनिट बेचता है ना। आपको अगर मक्खन घी चाहिए तो, या मक्खन घी छोड़ो, या एक टी शर्ट चाहिए तो आप रिटेल ट्रेड शॉप में जाओगे, और अगर आपको बहुत सारी शर्ट होलसेल में चाहिए तो होलसेल शॉप में जाओगे, अगर आप उसको और बेचना चाहते हो तो। रिटेल ट्रेड जो होलसेलर से खरीदता है और डायरेक्टली कंज्यूमर को छोटी क्वांटिटी में बेच देता है, ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना, इंटरनल ट्रेड क्या है, इसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रेड पे बात करें तो डायरेक्ट ट्रेड में क्या मिडल मैन होता है? नहीं। इनडायरेक्ट में होता है, बिल्कुल। प्राइस इसमें डायरेक्ट में कम होता है, लेकिन इनडायरेक्ट में ज्यादा होता है। प्रॉफिट, प्रोड्यूसर को ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, इसमें इनडायरेक्ट में प्रॉफिट सब में बट जाता है। रिस्क इसके अंदर थोड़ा कम रिस्क है मिलावट का, और इसके अंदर रिस्क का चांस ज्यादा है। बाकी इंटरनल ट्रेड अगर आप कभी करो तो कौन कौन से कागज का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको? तो इनवॉइस, अकाउंट्स में पढ़ते आ रहे हैं थोड़ा बहुत। इनवॉइस एक ऐसी स्टेटमेंट है जो सेलर बायर को देता है जानकारी, है ना। इसको बिल भी कहते हैं, मेमो भी कहते हैं। उसके अंदर आपका नेम, एड्रेस होगा, बायर का नेम होगा जो खरीद रहा है, क्वांटिटी गुड्स, क्वालिटी क्या है उसकी, रेट क्या है,
टोटल वैल्यू कितना है, कोई सेल्स टैक्स लगा रहे हो, कोई ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो तो नहीं दे रहे हो। फायदा इसका यह है कि प्रॉपर सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाता है। सोर्स डॉक्यूमेंट आप अकाउंट्स में पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। परचेज बुक का सोर्स डॉक्यूमेंट है, कल को परचेज एंट्री लिखोगे तो परचेज एंट्री कहां से लिखोगे, जो आपने सामान बेचा खरीदा है तो वो सोर्स डॉक्यूमेंट के लिए है। बाकी ये प्रूफ है क्रेडिट परचेज का कि मैंने उधार में सामान खरीदा, इसका प्रूफ है और अकाउंटिंग पीरियड में यूज होता है। एक होता है प्रोफॉर्मा इनवॉइस। प्रोफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है, एक ऐसी स्टेटमेंट जो फॉरवर्ड लेटर होता है जो फाइनल सेल से पहले भेजा जाता है। जैसे कोई कंसाइनमेंट का बिजनेस होता है ना, या गुड्स कोई भेजा जाता है बेचा नहीं जाता, तो उसके लिए प्रोफॉर्मा इनवॉइस तैयार किया जाता है। अभी गुड्स भेजा है बेचा नहीं है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इसके अंदर क्वांटिटी क्वालिटी की डिटेल होती है। ये फाइनल बिल नहीं है, ये एक इंटरिम इनवॉइस है, मतलब कच्चा बिल मान सकते हो साहब। फाइनल इनवॉइस इससे थोड़ी अलग होती है। जैसे एक अब इसके बस एक परफॉर्मा इनवॉइस था बस। फिर इसके बाद मतलब ये सारे क्या पढ़ रहे हैं हम, ये सारे हम पढ़ रहे हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड, मतलब कौन कौन से कागज का इस्तेमाल किया जाता है ट्रेड करते टाइम। तो ये कुछ कुछ है, जैसे इनवॉइस बिल हो गया नॉर्मल, और परफॉर्मा इनवॉइस कच्चा बिल, ऐसा समझ लो जानकारी है। डेबिट नोट आता है बेटा इसके बाद। डेबिट नोट अकाउंट्स में ऑलरेडी पढ़ चुके, जो लोग अकाउंट्स पढ़ चुके हैं उनके लिए चीजें आसान है। डेबिट नोट एक नोट जो बायर भेजता है सेलर को और स्टेट करता है कि भैया मैंने आपका इतना अकाउंट डेबिट कर दिया है। क्यों बनाया जाता था, परचेज रिटर्न के टाइम पे या सेल रिटर्न के टाइम पे बनाया जाता था, या सिर्फ नॉर्मल परचेज सेल के टाइम पे बनाया जाता था? नहीं, कब होता था, रिटर्न के टाइम पे। जब गुड्स को रिटर्न किया जाए, डैमेज हो जाए, ओवरचार्ज हो जाए, शॉर्ट सप्लाई हो जाए, तो बायर क्या होता है ना, वो सेलर को भेजता है कि भैया देखो मेरे को इतना गुड्स नहीं चाहिए, इतना गुड्स वापस कर लो, ये दिस इज कॉल्ड डेबिट नोट, ठीक है। इसके अंदर क्वांटिटी कितना रिटर्न करा, कितने रेट से, कितना अमाउंट है और रीजन क्या है रिटर्न का, और एक कॉपी सेलर को भेजी जाती है और एक कॉपी अपने पास रख लेते हैं। फिर एक होता है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट जब वो डेबिट नोट मिल जाता है तो सेलर बायर को बताता है कि ठीक है मैंने आपका अकाउंट इतने से अब जो डेबिट कर रखा था कि कल को मुझे पैसा लेना है वो मैंने क्रेडिट कर दिया। इसको कब यूज करते हो, जब सेलर एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है मैं आपके जो गुड्स आप वापस कर रहे हो उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, तब इसको वापस किया जाता है। बाकी ये डिस्काउंट देता है, कभी कभी अगर रिबेट हो जाता था, याद है हम पढ़ते थे घटिया क्वालिटी बेच देते हैं तो उस चक्कर में रिबेट अलाउ हो जाता है, या करेक्ट इनवॉइस मिल जाता है इसके अंदर। बाकी लॉरी रिसिप्ट, ये क्या होती है, ये रिसिप्ट है जो ट्रांसपोर्ट कंपनी देती है किसको, फॉर गुड्स एक्सेप्टेड फॉर ट्रांसपोर्ट। आप किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी हो, आपने एक्सेप्ट करा कि हम आपका गुड्स यहां से यहां तक ट्रांसपोर्ट कर देंगे, तो उसके लिए आप क्या बना के दोगे, रसीद, लॉरी रिसिप्ट। इसको ट्रांसपोर्ट रिसिप्ट और बिल्टी भी कहा जाता है। एक होती है रेलवे रिसिप्ट। रेलवे रिसिप्ट जो रेलवे इशू करता है गुड्स एक्सेप्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। बाकी टर्म जो यूज होती है इंटरनल ट्रेड में, जैसे कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है ना, कि भाई आप गुड्स हाथों हाथ कैश ऑन डिलीवरी या डिमांड ड्राफ्ट या मनी ऑर्डर के थ्रू बेचो, या फिर फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑन रेल। इसका मतलब सेलर जो है ना वो जितना भी खर्चा है ना वो सारा झेलेगा। ये वर्ड्स है, बेसिक वर्ड का क्या क्या यूज है। जैसे कैश ऑन डिलीवरी तो समझ गए होगे आप, बहुत बार देखते हो। फ्री ऑन बोर्ड मतलब सेलर जो है ना वो बियर कर रहा है सारे खर्चे, जब जितना भी ट्रांसपोर्ट में उसका पैसा लग रहा है, मतलब आपको सामान बेचा उसमें जितना भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो सारा उसने झेला, तो इसको कहते हैं फ्री ऑन बोर्ड या फ्री ऑन रेल। जब डिलीवरी हो जाएगी तो ओनरशिप आपके ऊपर आ गई है, आपसे कोई खर्चा नहीं मांगा, ठीक है ना, और अब आपके ऊपर रिस्क आ गया उसका। एक होता है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, CIF। ये ऐसे प्राइसेस हैं जिसमें माल कितने का है, उसमें इंश्योरेंस कितना चार्ज करा, उसमें रेडी का खर्चा कितना लगा, बायर इस सबको मिला के एक बारी में पैसा देता है। माल था 100 रुपए का तुम्हारा, उस पर हमने इंश्योरेंस लगाया था तुम्हारे यहां तक पहुंचाने के लिए 20 रुपए का, और रेडी का खर्चा है 30 रुपए का, तो टोटल 150 रुपया दे दो मेरे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, 9.1 यहीं पे खत्म हो जाती है, 9.4 तक है ये। 9.2 स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है, बल्क में बहुत सारा सामान बेचना। होलसेलर जनरली क्या करता है, प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में होता है। ये प्रोड्यूसर जिसने सामान बनाया, होलसेलर इससे सारा सामान बहुत सारे झुंड में खरीद लेता है और अलग अलग रिटेलर को बेच देता है, और वो रिटेलर एक एक दो क्वांटिटी में कंज्यूमरों को सामान बेच देते हैं। ये होलसेलर होता है। प्रोड्यूसर, रिटेलर और समाज सबसे लेना देना है इसका। सर्विस किसको देना, प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर को क्या सर्विस दे रहा है भाई उसको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई मार्केट में तेरे इस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, कम है, तुझे क्या सुधार उधार करने चाहिए, उसके बारे में बताएगा। क्या गुड है, डिमांड किस चीज की और क्या क्वांटिटी की रिक्वायर है, वो सब बताएगा कि नहीं दिखाएगा, क्या कंज्यूमर चाहता है वो सब बताएगा ये, ठीक है ना। एक मिडल मैन के तौर पर काम करता है कि नहीं करता, मिडल मैन के तौर पर काम, बिल्कुल सही है। उसके बाद फाइनेंशियल हेल्प भी देता है कभी कभी। भाई होलसेलर झुंड में बहुत सारा सामान खरीदते हैं गुच्छे में, तो इससे क्या होता है कभी कभी एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल होलसेलर को पता बढ़िया सामान बेचेगा, तो इस पे तो रिस्क उठाना चाहिए, लेकिन जो प्रोड्यूसर है वो कह रहा है भैया मैं बना नहीं पाऊंगा,
जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, प्रोड्यूसर के पास पैसा नहीं है सामान बनाने को, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे ले एक काम कर, मैं तुझे एडवांस पैसे दे रहा हूँ माल बना के। तो होलसेलर क्या करते हैं, कभी कभी एडवांस देते हैं सामान बनाने। भाई जितने भी जीन्स वीन्स फैक्ट्री वाले हैं टैंक रोड में सामान वामान बनवाते हैं अपना, तो जो प्रोड्यूसर होता है, जो फैक्ट्री में लोग बनाते हैं, उनको पैसा देते हैं, माल ला के देते हैं, फिर वो बना के देते हैं इन्हें वापस, समझ रहे हो, अपनी कॉस्ट लेते हैं, तो उन्हें एडवांस पैसा दिया जाता है, कैश में दे दिया है ना। इससे क्या होता है, प्रोड्यूसरों के पास वर्किंग कैपिटल आ जाता है, छोटे समय के लिए पैसा आ जाता है। दूसरा, एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन में भी काम करते हैं होलसेलर। होलसेलर गुड्स को एडवर्टाइज करते हैं और नए प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। भाई कोई फॉर एग्जांपल किसी को नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो वो किसको पकड़ेगा, होलसेलर को पकड़ेगा कि जी मेरा ये प्रोडक्ट है, आप इसे खरीदो झुंड में और बिकवाओ मार्केट में, बढ़िया है। होलसेलर को पसंद आएगा तो वो एड के तौर पर काम करेगा। लोग होलसेलर पर विश्वास भी करते हैं, जितने भी रिटेलर है, जब जाएंगे बोलेंगे क्या माल है आपके पास दिखाओ, कि जी ये माल आ रखा है देखो बढ़िया है, रिटेलर पे खरीदेंगे, फिर वो बिकेगा मार्केट में। स्टोरेज की फैसिलिटी भी मिल जाती है। होलसेलर आपको पता है गुड्स भारी मात्रा में अपने गोदामों में स्टोर करते हैं, ठीक है ना, तो प्रोड्यूसर को ज्यादा वो नहीं देना पड़ता, ठीक है ना, तो प्रोवाइड करते हैं इसे डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज। तो होलसेलर डिलीवर करता है गुड्स रिटेलर को, है ना, तो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी है। क्यों, प्रोड्यूसर है, किसको देगा, होलसेलर, और होलसेलर किसको देगा, अलग अलग रिटेलर को, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, खत्म। लेकिन होलसेलर जो है वो रिटेलर को क्या सर्विस देगा, रिटेलर को क्या सर्विस देगा होलसेलर, भाई इजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। सबसे पहला भाई रिटेलर है और ये होलसेलर है, क्या सर्विस दे रहा है रिटेलर को, तो आसानी से गुड्स मिल जाएंगे रिटेलर को। क्यों, क्योंकि इसके पास सब पड़ा है, जाके ले लो, है ना। रिटेलर अलग अलग तरीके के गुड्स खरीद सकते हैं कि होलसेलर से, उन्हें अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर प्रोड्यूसर के पास नहीं जाना पड़ेगा। फाइनेंशियली हेल्प भी दे देता है, जैसे रिटेलर के पास पैसा नहीं है सामान खरीदना, भाई साहब मैं ले लेता हूँ, बेच दूंगा, पैसा दे दूंगा, मुझे सामान दे दो, दे देगा, चलो, है ना। रिटेलर पहले गुड्स बेच देंगे, बाद में पैसा दे देंगे। कंसल्टेंसी सर्विस भी दे देता है, कंसल्टेंट ज्ञान देना, है ना, एक तरीके से एडवाइस देना। होलसेलर गाइड करते हैं रिटेलर को कि मार्केट में ये ट्रेंड चल रहा है, इसको बेच, इसका इतना क्वालिटी कंट्रोल है कि सेलिंग टेक्निक है, इसको ऐसे बेच वैसे बेच, ये सब। रीजनेबल प्राइस, होलसेलर मेंटेन रखते हैं डिमांड और सप्लाई के बीच में बैलेंस बना के रखते हैं कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है, किस चीज सप्लाई, वो बना के रखते हैं। तो इससे प्राइस ना स्टेबल बना रहता है। होलसेलर को पता है कब कौन सा सामान किसको कितनी मात्रा में देना है, किसको कितनी मात्रा में नहीं देना, तो डिमांड और सप्लाई सब कंट्रोल रख रखे। मार्केट में डिमांड कम है, नहीं बेचेंगे रिटेलर को, डिमांड ज्यादा है, बेचेंगे, है ना। एडवर्टीजमेंट के फायदे होते हैं, एडवर्टीजमेंट डन बाय द होलसेलर बेनिफिट रिटेलर। एडवर्टीजमेंट होलसेलर करते हैं, प्रोड्यूसर से लेकर सामान उसको ऐड करेंगे, तो रिटेलर अपने आप ही बेचने जब बैठेगा तो रिटेलर को मेहनत नहीं करनी पड़ रही, आ रहा सामान बंदा खरीद लेगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ऐड लगी हुई है ना उस पे, है ना, तो रिटेलर को ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन नए प्रोडक्ट के बारे में, होलसेलर इन्फॉर्म करता है रिटेलर को कि नए प्रोडक्ट आ चुका है या फिर प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, तो इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू, मतलब होलसेलर रिटेलर को बताता है कि देखो नया प्रोडक्ट आ गया, खरीदना है, या फिर प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट आ रखी है, इन सब चीजों के बारे में, ठीक है ना। पैकेजिंग एंड ग्रेडिंग फैसिलिटीज, पैकेजिंग मतलब उसके बाद होलसेलर परफॉर्म करता है बढ़िया ग्रेडिंग या पैकेज करना गुड्स को, कि अब ये इस पे ये पैकिंग होनी चाहिए, ऐसे ऐसे रिटेलर को ज्ञान देता है, रिटेलर का उससे टाइम और एफर्ट बचता है मेरे भाइयों। होलसेलर समाज के लिए क्या भला करते हैं, कंट्रोल करते हैं मार्केट में फ्लक्चुएशन। आपको पता है जब भी डिमांड बढ़ती है ये स्टॉक को रिलीज कर देते हैं, मतलब बेचने के लिए शुरू कर देते हैं। जब भी सप्लाई बढ़नी होती है तो ये गुड्स को स्टोर करने लग जाते हैं। सप्लाई मतलब माल ज्यादा बिक रहा है तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी ना, तो ये स्टोर करते हैं अपने पास, रखते हैं, गोदाम है ना इनके पास, बेचेंगे नहीं तो अपने आप डिमांड बढ़ेगी। डिमांड लो कब हो सकती है, जब भरा पड़ा हर जगह आपको वो सामान मिल जाए, तो लोग क्या कहेंगे, अब कौन खरीदेगा, सस्ते में मिल जाएगा, ये तो हर जगह ही है, हर जगह है तो उसका दाम नहीं है, तो स्टोर कर लेते हैं वापस अपने पास, ताकि उसका समाज में दाम ऊपर नीचे हो तो वो संभाल सके, मार्केट को संभाल रहे हैं, ठीक है ना। और पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, भाई होलसेलर प्रोड्यूस करते हैं लार्ज प्रोड्यूसर के साथ प्रोडक्शन, जैसे झुंड में करते हैं, जिससे कॉस्ट पर यूनिट, एक माल की लागत कम आ जाती है, कंज्यूमर को बेनिफिट मिलता है लंबे समय में मेरे भाई, बस खत्म और कुछ नहीं। यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ 9.1 और 9.2 डिस्कस करी है, समझ रहे हो। अगला टॉपिक जो है ना दैट इज रिटेल ट्रेड, ध्यान से सुनना। जो रिटेल ट्रेड अब ये क्या है, वो आपको पता है, प्रोड्यूसर है, फिर बीच में होलसेलर आता है और फिर रिटेलर आता है। रिटेलर डायरेक्ट कंज्यूमरों को बेचता है, तो रिटेलर की अगर परिभाषा पढ़े रिटेल ट्रेड, तो ऐसा ट्रेड जहां पर गुड्स और सर्विस को बेचा जाता है, ठीक है ना, लार्ज क्वांटिटीज में होलसेलर से खरीदा जाता है
और बेचा जाता है कंज्यूमर को कुछ कुछ यूनिट में, या फिर जो भी स्मॉल लॉट्स है उसमें, ठीक है ना। मतलब कर क्या रहे हैं यहाँ पर, लार्ज क्वांटिटी में होलसेलर से खरीद रहे हैं और उसको सेल कर रहे हैं स्मॉल क्वांटिटी में, किसको, कंज्यूमर को, या स्मॉल लॉट्स में, ठीक है। ये है फीचर। क्या है भाई इसमें, आप एक तरीके से ध्यान समझना, फीचर के ऊपर बात कर रहा हूं। इसमें आप जो लास्ट लिंक है, ये पूरा पूरा चेन जा रहा था, प्रोड्यूसर था, होलसेलर था, रिटेलर और कंज्यूमर, तो ये लास्ट चेन है लिंक करने वाली। यहां पर नंबर ऑफ थिंग्स में डील होता है, मतलब बहुत सारी तरीके की नंबर ऑफ थिंग, 1 नंबर 2 नंबर ऐसे, उसमें तो बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी होती थी। इसमें होलसेलर से सामान खरीदता है, रिटेलर कंज्यूमर को बेचता है। होलसेलर जितना क्वांटिटी खरीदता है ये उतना नहीं खरीदता होलसेलर से, ये कम क्वांटिटी खरीदता है, और कंज्यूमर को और छोटी छोटी क्वांटिटी में बेचता है। इसमें कैपिटल की जरूरत कम होनी चाहिए, और इसमें गुड्स कैश और उधार दोनों में खरीदे जा सकते हैं। जनरली ये गुड्स को कंज्यूमरों को कैश में ही बेचता है, और जो जनरली अपनी जो दुकान है वो एक प्लीजेंट सा गेटअप, साफ सुथरी नहीं होती, एक बढ़िया सा अट्रैक्टिव दिखने वाली दुकान, चमकीली से ऐसी, क्योंकि ये कंज्यूमर वाली शॉप है, समझ रहे हो। और इसमें एक पर्सनल रिलेशनशिप बनता है, किसके बीच में, रिलेशनशिप है ना, रिटेलर और कंज्यूमर के बीच में। और ये ज्यादा अटेंशन देता है अपनी शॉप से, कंज्यूमरों को ज्यादा अटेंशन देता है। वहां लेना देना नहीं है, होलसेल में खरीदना है खरीद, नहीं तो जा, बतेरे रिटेलर आ जाएंगे, क्योंकि एक रिटेलर भी बहुत सारा सामान खरीदेगा। बाकी सर्विस क्या देता है ये रिटेलर को, रिटेलर सर्विस ऑफ रिटेलर, मतलब सबसे पहले होलसेल, ये जो रिटेलर है ना, ये होलसेल को क्या सर्विस देता है, सोचो होलसेलर को क्या सर्विस दे रहा है। सबसे पहला, गुड्स बांटने में मदद करता है, करेगा कि नहीं करेगा, भाई से सामान खरीदेगा और जगत में हर अलग अलग कंज्यूमर को बांटेगा। दूसरा, पर्सनल सेलिंग होती है, तुम दुकान में बेच रहे हो, रोहित गया बोला अंकल नया शैम्पू बता दो, टाट में बाल कम है, क्या होगा उस केस में, अंकल बोलेंगे बेटा ये ले, ये है लाल सिंह चड्डा शैम्पू, ये लगा, इसे लगा के तेरे बाल बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे, ग्रो करेंगे। पर्सनल सेलिंग हो गई। पर्सनल सेलिंग समझ रहे हो, ये इनेबल लार्ज स्केल ऑपरेशन, भाई रिटेलर की वजह से ही बड़े स्केल पे प्रोडक्शन हो पाती है, अगर रिटेलर ना हो तो हर घर में बंदा किसको कैसा सामान पहुंचा पाएगा, है। मार्केट की जानकारी रिटेलरों के पास ही होती है। रोहित गया अंकल लाल सिंह चड्डा शैम्पू मत दो, ये बेकार है, मुझे तो पान सिंह चड्डा का शैम्पू दे दो, लाल सिंह चड्डा बेकार है। अंकल ने बोला क्यों, क्या बेकार, अंकल मेरे बाल और कम हो गए, अब तो मैं टकला होने वाला हूं। तो अब ये होलसेलर को बोलेगा कि भाई शैम्पू बेकार है, बहुत कंप्लेंट आ रही है, मत खरीदो। होलसेलर प्रोड्यूसर को बोलेगा, समझ रहे हो, है। मार्केट की इंफॉर्मेशन मिलती है, और प्रमोशन में फायदा है, बेटा ये लाल सिंह चड्डा तेल अच्छा है, ले जा, प्रमोशन, समझ रहे हो। कंज्यूमरों को क्या फायदा दोगे भाई, कंज्यूमर को तुम लगातार रोज प्रोडक्ट देते रहोगे, है कि नहीं, नए प्रोडक्ट की जानकारियां दोगे, ठीक है ना। और खरीदने में कन्वीनियंस है, जाके खरीदो अपने अड़ोस पड़ोस की दुकान में, वाइड सिलेक्शन है, बहुत ऑप्शन है, लाल सिंह चड्डा, पान सिंह चड्डा, लॉरेल पेरिस, डव, पेंटीन, हेड एंड शोल्डर, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन है कि नहीं। आफ्टर सेल सर्विस, सेल सर्विस के बाद भी आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ कुछ सामान आप खरीदते हो, खरीदने के बाद भी आपको कुछ सर्विस दी जाती है, वो फायदा रिटेलर ही देते हैं। और क्रेडिट फैसिलिटी भी रिटेल में मिल जाती है कि अंकल उधार दे दो, अंकल फिर कॉपी लेटर निकालते हैं और इसमें लिख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिटेलर्स के टाइप, ठीक है ना। भाई रिटेलर कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे पहले इसे हम कहते हैं इटिनरेंट, ठीक है ना, या फिर आइटनरी वर्ड होता है ना, ये उससे रिलेटेड है, ठीक है ना। तो आइटनरेंट रिटेलर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ रिटेलर है, ऐसे रिटेलर जो जिनका कोई फिक्स दुकान तो नहीं है, ठीक है ना, एक प्लेस से प्लेस घूमते रहते हैं, कोई परमानेंट दुकान नहीं होती, पैसा भी बड़ा कम होता है और बड़े ही आसानी से बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। पर्सनल कॉन्टैक्ट होते हैं इनके कस्टमर से, ठीक है ना। तो आइटिनरेंट रिटेलर्स के भी टाइप्स होते हैं, एक तो पेडलर या हॉकर्स हो गए, जो छोटे छोटे व्यापारी हो जो गुड्स को कैरी करते हैं साइकिल पे, है ना, हैंड कार्ट पे रेडी हो गया, जैसे रिक्शा हो गया, या अपने सर पे रख के। तो ये आइटिनरेंट का एग्जाम्पल है, एक मतलब टाइप है, पेडलर्स एंड हॉकर, ठीक है ना। इसमें ये गली तो गली जाते हैं और गुड्स को बेचते हैं, ठीक है ना। सब्जियां, फ्रूट्स, आइसक्रीम बेच सकते हैं, खिलौने, कारपेट, कपड़ा, ये सब।
इसमें वैल्यू बहुत कम है और नॉन स्टैंडर्ड वाले गुड्स है इसके अंदर। फायदा इसका ये है कि ये कस्टमर के लिए बड़ा ही कन्वीनियंट है, बड़े आसानी से मिल जाता है, डोर स्टेप सर्विस मिल जाती है, आपके दरवाजे पे आपको आके सर्विस दे देंगे। नुकसान क्या है, क्वालिटी जरूरी नहीं है इसकी रिलायबल हो, ठीक है ना, और कोई फिक्स्ड बिजनेस का जगह नहीं है, तो ये इसके कुछ नुकसान है। फिर आइटिनरेंट के दूसरा एग्जांपल है मार्केट के ट्रेडर, जो वीकली मार्केट वाले होते हैं। अब इनकी भी कोई फिक्स प्लेस नहीं होती है ना, ये भी क्या होता है हफ्ते में संडे मार्केट हो गया है ना, इस तरीके से इनको हार्ड ट्रेडर्स भी कहा जाता है। फीचर क्या होता है, ये अपनी दुकान को एक स्पेसिफिक दिनों पर एक एक जगह पर खोलते हैं और फिर अपनी लोकेशन को बदलते रहते हैं। ये लो प्राइस गुड्स ये भी बेचते हैं और ये लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए ज्यादातर बेनिफिशियल है, जिनकी कमाई ज्यादा ना हो उन लोग के लिए बढ़िया है। इसमें गुड्स जैसे कि कपड़े बने बनाए कपड़े है ना, क्रॉकरी हो गई, खिलौने हो गए, डेली के यूज वाले आइटम्स हो गए, घर वरों के सामान ना, क्रॉकरी। चलो बाकी और कौन सा टाइप आता है आइटिनरेंट में, स्ट्रीट ट्रेडर्स, जिसे पेवमेंट ट्रेडर कहा जाता है। ऐसे ट्रेडर जो गुड्स को बेचते हैं फुटपाथ पे, लोकेशन जैसे रेलवे स्टेशन के पास, बस स्टैंड के पास, स्ट्रीट के कॉर्नर पे हो गया, जहां पर अच्छा खासा क्राउड आता हो, ठीक है ना। क्या क्या स्टेशनरी का सामान बेच सकते हैं, स्नैक्स बेच सकते हैं, रेडीमेड क्लोथ्स, अखबार बेचते हैं। इसमें स्पेशल पॉइंट क्या है कि ये यूजुअली अपनी जगह नहीं चेंज करते हैं, ये मार्केट ट्रेडर्स की तरह नहीं है, ठीक है ना, समझ रहे हो। उसके बाद एक होता है चीप जैक्स। चीप जैक्स मतलब ऐसे ट्रेडर जो शिफ्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, डिपेंड करते हैं अपॉर्चुनिटी के ऊपर। मेला लग गया तो मेले में जाके दुकान लगा दी, एग्जीबिशन है तो वहां पे जाके अपना सामान बेचा, त्योहार है तो उस त्योहार के लोकेशंस के पास, मंदिर के आसपास, ऐसे ऐसे पब्लिक गैदरिंग्स हो रही हो तो कहीं पे जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हो तो वहां आसपास लगा दिया, ठीक है ना। गुड्स इसमें कंज्यूमर गुड्स बेचे जाते हैं या रिपेयर सर्विस, जैसे शू, वॉचेस, बकेट्स, इस तरीके से उनको रिपेयर करना हो जहां पर ये चीजें पास हो। तो ये हो गया आइटिनरेंट, क्या कहते हैं, रिटेलर्स, ठीक है ना। तो जनरली रिटेलर दो टाइप के हैं, आइटिनरेंट रिटेलर्स और फिक्स्ड शॉप रिटेलर। तो आइटिनरेंट में 3-4 टाइप्स होते हैं जो एक जगह पे नहीं रहते, इधर से उधर जगह चेंज करके सामान बेचते हैं। अब आता है फिक्स्ड शॉप वाले भाई। फिक्स्ड शॉप में आपको पता है एक परमानेंट शॉप होगी एक ही जगह। अब इसको दो स्तर पर बांट सकते हैं, एक होता है छोटा स्तर, एक हो सकता है बड़ा स्तर। छोटे स्तर पर जैसे ये छोटे लेवल का बिजनेस कर रहे हो, जनरल स्टोर नहीं होते दुकानों पे, है ना, स्टोर जो डिफरेंट तरीके के सामान बेचते हैं, जैसे ग्रोसरी का आइटम या सॉफ्ट ड्रिंक या टॉयलेटरी प्रोडक्ट बेच दिया हो, इस तरीके से। कन्फेक्शनरी, हलवाई वाला हिसाब किताब हो गया, स्टेशनरी हो गया, ठीक है ना। फीचर क्या है, ये आपके घरों के आसपास दुकानें होती है, लंबे समय तक खुली रहती हैं, ये उधार भी दे देते हैं आपको। समटाइम्स ये आपको होम डिलीवरी देते हैं कि भैया आपके कोई कारीगर है, भिजवा दो सामान, इस तरह। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ज्यादातर इंपॉर्टेंट है ये घर के सामान के लिए। फिर एक होती है स्पेशलिटी शॉप्स जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए स्पेशल हो। बहुत सारी शॉप होती है जो एक ही टाइप का प्रोडक्ट बेचती है प्रोडक्ट लाइन पे, इस तरीके से, ठीक है ना। जैसे सिर्फ बच्चों के कपड़े हो गए, या सिर्फ जूते हो गए, या सिर्फ कॉस्मेटिक्स का सामान हो गया, या सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया। ये ज्यादातर एक प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, फोकस ऑन वन प्रोडक्ट, और ऑफर करते हैं वैरायटी विद दैट प्रोडक्ट। यूजुअली ये सेंट्रल मार्केट में लोकेटेड होते हैं। एडवांटेज क्या है, एक्सपर्ट नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट, बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन है इसके अंदर। स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स होते हैं। इसके बाद तीसरा फिक्स शॉप, जो कुछ ऐसी छोटी छोटी दुकानें होती है जो रोजाना सामान बेचती है कम दामों पे, जैसे अखबार बेच दिया, सिगरेट बेच दी, सॉफ्ट ड्रिंक है ना, पान वाला हिसाब किताब हो गया, स्नैक्स हो गए। लोकेशन क्या, बस स्टैंड के बाद रेलवे स्टैंड, सिनेमा हॉल, ये लोकेशन इनकी फिक्स रहती है, मतलब समझ रहे हो। और फीचर क्या है, छोटी जगह पे होती है दुकानें, बहुत छोटी छोटी जगहों पे हो गई, छोटा सामान होता है और प्राइस भी यहाँ कम रहता है। फिर एक होता है सेकंड हैंड गुड शॉप, जो थोड़ा सा इंफीरियर क्वालिटी का सेकंड हैंड सामान बेचते हैं, जो यूज्ड गुड्स बेचते हैं, घटिया क्वालिटी का गुड्स बेचते हैं। कपड़े हो गए, किताबें हो गई, फर्नीचर हो गई, ऑटोमोबाइल्स हो गया कुछ। फीचर क्या है, प्राइस बहुत ज्यादा कम रहता है और फाइनेंशियली जो वीक कस्टमर है, जिनका पास ज्यादा पैसा नहीं है, उनके लिए सही है। बाकी ये यूजुअली जो बड़ी बिजी स्ट्रीट होती है, गलियां, वहां पे होते हैं। स्पेशल पॉइंट क्या है, कुछ एंटीक और रेयर गुड्स भी यहाँ बेच दिए जाते हैं कभी कभी। वो एक तरीके से कबाड़ी की दुकान नहीं होती, वैसा हिसाब किताब समझ लो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज डिपार्टमेंटल स्टोर। आपने सुना होगा, एक डिपार्टमेंटल स्टोर जो है बड़ी सी लार्ज रिटेल शॉप होती है जो अलग अलग डिपार्टमेंट में बटी हुई होती है। बड़ी सी दुकान है, अलग अलग छोटे छोटे डिपार्टमेंट में बटी हुई है, ठीक है ना। अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है ना, और अलग अलग सेपरेट मैनेज किया जाएगा, सबके सब एक ही छत के अंदर होगा। कस्टमर को अलग अलग दुकानों पे नहीं जाना। एग्जांपल है स्पेंसर्स या अकबरेली, इस तरीके से। फीचर क्या है इसमें, तो ध्यान समझना क्या है, मल्टीपल फैसिलिटीज मिल जाती है। डिपार्टमेंटल स्टोर आपको प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी फैसिलिटी, जैसे रेस्टोरेंट या रेस्ट रूम्स, है ना। रेस्टोरेंट मिल जाता है इसी के अंदर, जैसे बड़ी सी दुकान है, मॉल टाइप हो गया,
अलग अलग तरीके के कपड़े मिल रहे हैं, अलग अलग जूता फोन उन सब चीज की दुकान है। यहाँ पर आपको रेस्ट रूम भी मिल जाता है, वॉशरूम टाइप हो जाएगा, रेस्टोरेंट मिल जाएगा, टेलीफोन बूथ मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन जानकारी, होम डिलीवरी, क्रेडिट फैसिलिटी, ये सब मिल जाती है। ये सब आपको कंफर्ट दे देता है। बाकी ये डिपार्टमेंटल स्टोर जो होते हैं ना, ये सेंट्रली लोकेटेड होते हैं ऐसी जगह पर जो शहर का बहुत ज्यादा बिजी इलाका हो, जैसे करोल बाग हो जाए या पॉपुलर कमर्शियल इलाके हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर यहाँ पर विजिट करें। बाकी लार्ज साइज होता है इनका और स्टाफ भी बड़ा होता है। बड़े साइज में है, ये एक कंपनी की तरह बिहेव करते हैं, मतलब ऑपरेट करते हैं बिजनेस को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसे संभालते हैं। इनका खुद का एक मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर सब होते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर चलता है यहाँ पे। यहाँ पे मिडल मैन का रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ये लोग जो डिपार्टमेंटल स्टोर चला रहे हैं ना, इन्होंने जो अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं, जितने भी हैं आप ये देख रहे हो, ये सब के सब डायरेक्ट होलसेलर से सामान खरीदते हैं और अपने पास रखते हैं, जिससे मिडल मैन की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे इनके पास परचेजिंग और स्टोरिंग और सेलिंग जो है ना, वो सब ये खुद ही करते हैं। और ये इनके लिए फायदेमंद भी है, अच्छा खासा मुनाफे में लोगों को बेच भी सकते हैं, क्योंकि मिडल मैन हटा दिया ना। और सेंट्रलाइज परचेजिंग है, मतलब जितना भी सामान खरीदा जा रहा है वो एक ही डिपार्टमेंट के अंदर बैठ के खरीदा जा रहा है, और सेल्स जो होती है वो हर डिपार्टमेंट अपना अलग अलग कर रहा है, लेकिन एक ही डिपार्टमेंट के अंदर बैठ के आप सब खरीद रहे हो। जैसे आपको अपने अपने आसपास का कहीं डिपार्टमेंटल स्टोर देख लो इस तरीके से, जहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सामान बेचा जाए। ये इंश्योर करता है कि अच्छी क्वालिटी मिलेगी और बेटर कंट्रोल होगा। फायदे क्या है इसके? भाई फायदा बड़ा सिंपल है, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। एक पॉपुलर प्लेसेस होते हैं, बड़ी बिल्डिंग होती है, मॉडर्न डिजाइन होता है वहां पे, इससे सेल्स बढ़ती है आपकी। कन्वीनियंस है खरीदने में, सब आपको एक ही छत के अंदर मिल जाएगा, टाइम बचता है, आपका एफर्ट बचता है। अट्रैक्टिव सर्विस है, होम डिलीवरी भी कभी कभी मिल जाती है, टेलीफोन ऑर्डर फैसिलिटी, फोन करा और ऑर्डर कर लिया, या उधार भी मिल जाता है कभी कभी आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड हो या कुछ है ना। रेस्टोरेंट भी मिल जाते हैं इनके अंदर, कभी कभी सैलून्स भी मिल जाते हैं। ये कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं मेरे भाई। बाकी इकोनॉमी, लार्ज स्केल ऑपरेशन, देखो ये इनका एक फायदा है कि ये बल्क में आप सामान खरीद सकते हो, आपका ट्रांसपोर्ट बचेगा, है ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट बचती है, और आपका जो एवरेज कॉस्ट बढ़ता है, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, वो भी आपका कम होता है बिकॉज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से। फिक्स कॉस्ट जो है वो तो सेम ही रहती है। हाँ, एवरेज कॉस्ट कम होगी ना, क्योंकि आपका फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो ज्यादा लोगों में बढ़ जाएगा ना, आप समझ रहे हो। प्रमोशन होता है सेल्स का, कि इसमें हम मॉडर्न एडवर्टीजमेंट मेथड यूज कर सकते हैं। ज्यादातर हेवीली हम एडवर्टीजमेंट पर खर्चा करते हैं तो सेल बढ़ती है, लेकिन इसके कहीं ना कहीं नुकसान है, पर्सनल अटेंशन नहीं मिल पाती। वहां पड़ा हुआ है, जो खरीदना खरीद लो, है कि नहीं। इंडिविजुअल आपका कस्टमर अटेंशन जो होगा थोड़ा आपको कम मिलेगा, और ऑपरेटिंग कॉस्ट कभी कभी ज्यादा होती है। भाई ज्यादा स्टाफ होगा, बड़ी बिल्डिंग होगी, डेकोरेशन करना पड़ेगा, तो वहां पे सामान भी आपको थोड़ा महंगा मिल सकता है। ज्यादातर चांस है डिपार्टमेंटल स्टोर चलाने का कि आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करा, ज्यादा स्टॉक रखा, अगर फैशन और टेस्ट बदल गया तो आपका लॉस हो सकता है। आपके बहुत सारा सामान खरीद के रख दोगे ना, लोग खरीदे ही नहीं, वो टेस्ट फैशन पुराना हो गया तो नुकसान के चांस ज्यादा है। अगला, इनकन्वीनियंट लोकेशन। कभी कभी लोकेशन सेंट्रल होती है तो कन्वीनियंट नहीं होती क्विक परचेज के लिए, मतलब लोकेशन भी बहुत ज्यादा मैटर कर जाती है। इसके बाद और क्या होता है, एक होता है चेन स्टोर या मल्टीपल शॉप्स होती है। चेन स्टोर क्या होते हैं? देखो ऐसे स्टोर होते हैं जहां पर नंबर ऑफ रिटेल शॉप्स ओन करी जाती है और कंट्रोल करी जाती है एक ही संस्था के द्वारा। मतलब बहुत सारी रिटेल शॉप्स हैं जो ओन करी गई है और कंट्रोल करी गई है एक संस्था के द्वारा। जितनी भी शॉप्स हैं वो सेम तरीके का सामान बेचेगी, जितनी भी शॉप्स है सेम पॉलिसी रखेंगी, और कंट्रोल जो हेड ऑफिस होगा ना वो सबको कंट्रोल करेगा। जैसे बाटा हो गया, बिग बाजार हो गया, रिलायंस रिटेल हो गया। तो ये क्या हो गया? मल्टीपल शॉप है, एक कंपनी है, अलग अलग जगह खुल रखी है ना, और सब कंट्रोल करते हैं एक ही बंदा, उन्हें सबको कंट्रोल करेगा एक ही बंदा, एक हेड ऑफिस, वो जो उस कंपनी का ब्रांड है वो सबको कंट्रोल कर रहा है। बिग बाजार हो गया, रिलायंस हो गया, तो वहां पे सामान हर अलग अलग जगहों पे सामान सेम ही मिलेगा, सेम प्राइस मिलेगा, लेकिन कंट्रोल उनका एक हेड ऑफिस करेगा। फीचर क्या है इसका? चेन हो गया ना, सब चेन से बांध लिया कि नहीं बांध लिया? देखो चारों को चेन से बांध लिया। फीचर क्या हो गया चेन स्टोर का? अलग अलग जगह पे आपको मिल जाएगा, विशाल मेगा मार्ट हो गया या कोई भी, है ना, तो इससे आपको मिल जाता है अलग अलग जगहों पर, है ना। बिजी मार्केट एरिया हर जगह मिल जाएगा, कस्टमर आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। और थोड़ा सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट है, जितने भी गुड्स है ना वो हेड ऑफिस के द्वारा ही परचेज किए जाते हैं, तो स्टॉक हर ब्रांचेस में बराबर से बांटा जाता है। जो भारी, अब देखो एक हेड ऑफिस खरीद रहा है और सब में बांट रहा है, तो इससे फायदा क्या हो रहा है कि ज्यादा सामान खरीदा, सस्ता मिला और सब में बांट दिया। डेली रिपोर्टिंग सिस्टम है, हर ब्रांच सेंड करती है डेली सेल्स रिपोर्ट, कितना रोज बेचा, और कैश को जमा कराते हैं बैंक में, और हेड ऑफिस सारी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है। प्रॉपर कंट्रोल होता है, सुपरविजन होता है, कंट्रोल किया जाता है हेड ऑफिस के द्वारा, ये बहुत बढ़िया, सही है।
सेल होती है जनरली कैश बेसिस पे, कोई बैड डेब्ट का चांस नहीं है, कोई उधार में नहीं सामान बेचा। सुपरविजन इंस्पेक्टर के द्वारा, इंस्पेक्टर चेक करते हैं ब्रांच कैसा परफॉर्म कर रही है, इंश्योर करते हैं क्वालिटी और पॉलिसीज के बारे में। बाकी इसके फायदे क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब सेंट्रलाइज परचेजिंग है, बहुत सारा गुच्छे में खरीदा तो उससे एक फायदा मिलता है, कॉस्ट जो होती है ना पर यूनिट वो कम पड़ जाती है, फिर उसे आप ज्यादा में बेच दो, इससे मिडल मैन एलिमिनेट हो जाते हैं, ये एक बहुत बढ़िया फायदा है। कोई बैड डेट वाली सिचुएशन नहीं क्योंकि उधार है ही नहीं, गुड्स ट्रांसफर हो जाता है, अगर एक ब्रांच के पास ज्यादा सामान है तो दूसरी ब्रांच में भेज दो। और डिपार्टमेंटल स्टोर में पढ़ा था कि अगर ज्यादा खरीद लेते हैं तो लॉस का है, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ ज्यादा खरीदने पे लॉस नहीं है क्योंकि अलग अलग जगह भेज रहे हो, वहां पे आप एक ही जगह को टारगेट कर रहे हो अलग अलग ब्रांच के अंदर, लेकिन यहाँ आप एक हेड ऑफिस से अलग अलग जगहों को कंट्रोल कर रहे हो चेन बनाकर। डिफ्यूजन ऑफ रिस्क, इसमें रिस्क बट जाएगा एक तरीके से, कहीं ज्यादा रिस्क एक जगह लग रहा है तो दूसरी जगह सामान भेज दो ना, उस तरीके से लो कॉस्ट आती है। सेंट्रल परचेजिंग, अकेला बंदा खरीद रहा है, कोई मिडल मैन है नहीं तो परचेजिंग की कॉस्ट लो आती है, लेकिन इसके भी कुछ नुकसान है। क्या नुकसान है, कहता है लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ गुड्स, इसके अंदर आप यूजुअली ज्यादा प्रोडक्ट की रेंज नहीं देख सकते। कभी जो मैन्युफैक्चरर जो होते हैं ना, वो जो चेन को संभालते हैं वो सिर्फ अपने खुद के प्रोडक्ट बेचते हैं ज्यादातर, दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट नहीं बेचते, समझ रहे हो, अपने खुद के प्रोडक्ट बेचते हैं वो, तो वैरायटी आपको थोड़ी कम मिलती है, अलग अलग गुड्स आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे। इनिशिएटिव यहाँ पे कम करता है, क्यों, क्योंकि एम्प्लॉइज जो है ना वो सिर्फ हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से कुछ और क्रिएटिविटी नहीं कर रहे, तो उनको डिसीजन लेने की आजादी नहीं है, उन्हें तो सिर्फ जो हेड ऑफिस से डायरेक्शन आ रखी है उसी तरीके से काम करना है, तो क्रिएटिविटी यहाँ पे आपकी नहीं हो पाएगी। पर्सनल टच भी नहीं है इसके अंदर, बड़े स्तर पर बिजनेस चल रहा है, पर्सनल अटेंशन यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता, और डिमांड चेंज करना मुश्किल है, अगर फैशन बदल गया तो बड़ा स्टॉक आपका अनसोल्ड रह जाएगा और बहुत ही हैवी लॉस तो इसमें भी हो सकता है। बाकी आपसे डिफरेंस पूछता है, दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ। लोकेशन डिपार्टमेंटल स्टोर की सेंट्रल प्लेस होती है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग जगह पे लोकेशन हो सकती है। प्रोडक्ट में यहाँ पर आपको लार्ज वैरायटी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको वैरायटी कम मिलती है, समझ रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पर एक ही तरीके का प्रोडक्ट अलग अलग जगहों पे बेच रहे हो तो वैरायटी आपको कम मिल रही है, वहां तो एक ही दुकान के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट हो सकते हैं। सर्विस, बहुत सारी फैसिलिटीज है लेकिन यहाँ पे लिमिटेड सर्विस है। प्राइसिंग क्या है, कोई यूनिफॉर्म प्राइसिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्राइसिंग फिक्स्ड होती है, यहाँ पे थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है। कस्टमर ज्यादातर हाई इनकम ग्रुप आते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में, जिनका पैसा ज्यादा कमाना है, और यहाँ जनरल पब्लिक आ जाती है चेन स्टोर्स में। क्रेडिट फैसिलिटी ये देते हैं, लेकिन चेन स्टोर में आपको क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलती है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मेल ऑर्डर बिजनेस के ऊपर बात करते हैं। मेल ऑर्डर बिजनेस मतलब भाई सिंपल सा है, गुड्स बेचे जाएंगे मेल के थ्रू, कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है बायर और सेलर के बीच में, ऑर्डर आप करो पोस्ट के थ्रू। कस्टमर जैसे मान लो एडवर्टीजमेंट देखी कस्टमर ने और वो मेल भेजेगा, ऑर्डर भेज देगा अपना कि भैया मुझे ये सामान खरीदना है, और गुड्स उसको पोस्ट के जरिए मिल जाएंगे और आप अपना डिलीवरी के टाइम पे पेमेंट कर सकते हो। फीचर क्या है, आप इसमें ट्रेड करते हो पोस्ट के जरिए, ट्रेडिंग मतलब व्यापार करना, कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं है, ऑर्डर होता है इसमें डिलीवरी के थ्रू, ठीक है ना। फिर कहता है कैश ट्रेडिंग, इमीडिएट पेमेंट जो होती है ना वो क्या कहते हैं, इमीडिएट पेमेंट जो होती है ना, जब गुड्स रिसीव हो रहे हो तो उस टाइम पर अगर कस्टमर ने रिफ्यूज कर दिया पेमेंट कि मैं तो पेमेंट ही नहीं कर रहा, तो गुड्स आपको वापस ले जाना पड़ेगा, तो ये नुकसान है। ट्रेड करते हो आप बिना शॉप के, तो आपको कोई दुकान नहीं खोलनी, तो बिजनेस जो है ना वो सिर्फ गोदामों से चलता है, तो ये भी एक नुकसान ही है कहीं ना कहीं, कि आपकी दुकान नहीं है, एक आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी होता है। बाकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम है, ठीक है ना। बाकी इसके प्रोसीजर, इसके थोड़ा और फीचर पढ़ लेना, मैंने ज्यादा लिखे नहीं, एक आधी लिख दिया। बाकी प्रोसीजर क्या होता है, मेल ऑर्डर जब आप करते हो तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, तो देखो मेल ऑर्डर बिजनेस जो होते हैं ना वो वर्क करते हैं, कोई फिजिकल शॉप नहीं है उनकी, उसमें कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है बायर और सेलर के बीच में, इसमें आप एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हो। इसमें आप क्या करते हो, मेल लिस्ट बनाते हो, मेलिंग लिस्ट, सेलर जो होता है ना वो एक लिस्ट बनाता है कस्टमर की, ठीक है ना, और वो लिस्ट कैसे उसने इकट्ठी करी हुई होती है, वो लिस्ट उसने हो सकता है टेलीफोन के जरिए या ट्रेड डायरेक्टरीज के जरिए या कोई क्लब मेंबरशिप जो जिसने उसके मेंबरशिप ले रखी हो उसके जरिए वो खरीदता है, या गवर्नमेंट का कोई रिकॉर्ड हो, न्यूज़पेपर मैगजीन्स हो, तो उसके जरिए जनरली जो भी सेलर है वो एक लिस्ट बनाता है और देखता है कि मैं इनको टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है ना। मतलब जो सेलर है सबसे पहले वो पता लगाएगा कि कौन इंटरेस्टेड होगा मेरा सामान खरीदने में, फिर उसके बाद वो एक इफेक्टिव एड डालेगा इस बारे में, जब उसने एक लिस्ट बना ली तब वो क्या करेगा, एडवर्टीजमेंट डालेगा। तो एडवर्टीजमेंट जनरली क्या होता है, एडवर्टीजमेंट आपको कहता है कि हाँ, एडवर्टीजमेंट एक बैकबोन है, क्योंकि एड के बिना तो काम ही नहीं चल सकता। सेलर जो एडवर्टीजमेंट अखबार में, मैगजीन में, टेलीविजन में, रेडियो में, इंटरनेट के जरिए डालेगा, और एडवर्टीजमेंट बड़ी क्लियरली मेंशन करे कि प्रोडक्ट डिटेल्स क्या है, प्राइस क्या रहेगा, मेथड कैसे आप ऑर्डर कर सकते हो, पेमेंट कैसे करोगे, एड्रेस अपना। बिना ऐड के जरिए आप कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट के बारे में जान ही नहीं पाएगा और काम हो नहीं पाएगा।
तो रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, इंटरेस्टेड कस्टमर जो है ना वो अपने ऑर्डर भेज सकते हैं पोस्ट करके ऑनलाइन जरिए, और उसमें अपना नाम, एड्रेस, प्रोडक्ट का डिटेल, क्वांटिटी ये सब बता सकते हैं, और जो सेलर है वो रिसीव करेगा इन रिकॉर्ड इन ऑर्डर का, और उसके बाद जब वो ऑर्डर उसे मिल जाएगा तो सेलर उनके गुड्स को पैक कर देगा और गुड्स को वो एक पोस्ट या कुरियर के थ्रू भेज देगा। अगर गुड्स अवेलेबल नहीं है तो सेलर इन्फॉर्म करेगा कस्टमर को कि भैया मेरे पास सामान नहीं है, और अगर है तो बता देगा। बाकी प्रॉपर पैकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, डैमेज ना आए। फिर लास्ट में जब वो सामान पहुंच जाएगा तब उस टाइम पे हो सकता है या तो एक तरीके से सामान लेने के बाद पेमेंट कर दो, या एडवांस पेमेंट कर दो, बैंक ट्रांसफर कर दो। कुछ केसेस में पेमेंट जो होती है ना वो पहले ही मिल जाती है डिलीवरी से। बाकी इसका फायदा है कि इसमें अगर आप इस बिजनेस को चला रहे हो तो आपको कैपिटल ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि तो कोई दुकान नहीं चाहिए, रोजाना बिजनेस चलाने के लिए कोई पैसा इतना नहीं चाहिए। मिडल मैन हट जाता है इसमें, आप सामान बेचो डायरेक्ट, है ना, समझ रहे हो। और इसमें कर्जा होने का नुकसान नहीं है, ठीक है ना। इसमें बैड डेप्ट होने का नुकसान क्यों नहीं है, क्योंकि मोस्टली कैश बेसिस पे चलता है, कोई उधार वाला सिस्टम नहीं है। मार्केट बड़ी ही वाइड कवर कर सकते हो आप, क्यों, क्योंकि आप इंडिया में कहीं पर भी किसी को भी सामान बेच सकते हो। कन्वीनियंस भी है इसमें, है ना, कस्टमर को अपना घर से ही बैठ के सामान मिल जाता है। लेकिन नुकसान भी है कुछ, पर्सनल कांटेक्ट नहीं, और एक नुकसान है मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। प्रमोशन कॉस्ट ज्यादा है क्योंकि आपको ऐड लगाने हैं, बिना ऐड के सामान बिकेगा ही नहीं। उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिलती है आपको, कोई रिप्लेसमेंट सर्विस या ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन थोड़ी कम हो सकती है उससे। बाकी कोई उधार वाली फैसिलिटी नहीं है, जो जब उधार की फैसिलिटी ना हो तो थोड़ा बहुत नुकसान है। इसके बाद अगर आगे बात करें तो उधार नहीं मिलता भाई, डिलीवरी में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। और ये भी एक नुकसान है क्योंकि कभी कभी डिलीवरी बड़ी लेट होती है इसमें, ठीक है। यहाँ पे अपना खत्म हो चुका है चैप्टर। लिमिटेशन बेटा इसके 5 ही लिमिटेशन थे और अब अपना चैप्टर खत्म हो चुका है।